हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संदीप यादव के FSCD पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था और वहां से आपको फार्मूला मिला था E=1/4πε0 2P/r³। इस फार्मूले में जो P है वो आपका डायपोल मोमेंट है और इसका सूत्र होता है 2Ql। इसके आगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ड्राइव करेंगे। अगला जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में, अगला क्या पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a electric dipole, due to a electric dipole at perpendicular direction या इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज AB इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसे आपने कहाँ पे रखा है? एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में, निर्वात अथवा वायु में इसे रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को A पर कितना चार्ज प्रेजेंट है? मान लेते हैं -Q चार्ज है और B पर कितना चार्ज है? +Q। A पर चार्ज है -Q और B पर चार्ज है +Q। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे A पर -Q चार्ज है, सिरे B पर +Q चार्ज है। इस सिस्टम को, इस द्विध्रुव को एयर या वैक्यूम, निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। इसका जो डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2L है। O मिड पॉइंट है, तो अगर O मध्य बिंदु हुआ तो इसका मतलब AO की जो डिस्टेंस होगी वो L होगी और OB की डिस्टेंस भी क्या होगी? L होगी। इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपने AB एक द्विध्रुव लिया जिसके सिरे A पर कितना चार्ज था? -Q, B पर कितना चार्ज है? +Q। इन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2L। O अगर मिड पॉइंट हुआ तो AO की डिस्टेंस L होगी और सेम वे में OB की डिस्टेंस भी क्या होगी? L होगी। इस सिस्टम को, इस द्विध्रुव को आपने एयर या वैक्यूम में, निर्वात अथवा वायु में रखा है। इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले हम -Q के कारण P पर निकालेंगे, फिर +Q के कारण P पर निकालेंगे और फिर दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे वेक्टर नियम से। तो AP की डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा और सेम वे में आप BP की डिस्टेंस भी बता सकते हो। अगर ये L है, ये R है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या होता है? कण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कण निकालना चाहें तो उधर जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? √r² प्लस L²। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? r² प्लस L²। ये डिस्टेंस भी हो जाएगी। तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा?
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आवेश से स्मॉल आर डिस्टेंस पे सूत्र बताया गया था कि अगर क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे अगर आपको वैद्युत क्षेत्र बताना होगा तो आप क्या फार्मूला कहोगे, इसका डेरिवेशन आपको बताया गया था E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो चार्ज आपका इसमें कितना हो गया, माइनस क्यू हो गया, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर के स्थान पे कितना, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हमने कहा था जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ऋणात्मक साइन का प्रयोग केवल डायरेक्शन ज्ञात करने में करते हैं, कैलकुलेशन करने में उनका कोई उपयोग नहीं होता है। तो E1 का सूत्र आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q, माइनस को हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका प्रयोग डायरेक्शन ज्ञात करने में करते हैं, कैलकुलेशन में माइनस साइन का उपयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और r का मतलब कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मगर यहाँ पे क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसलिए आप क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द निगेटिव, प्लस आवेश से दूर की तरफ और माइनस आवेश से, माइनस आवेश की ओर और प्लस आवेश से दूर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। तो ये माइनस चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की ओर, माइनस की ओर मतलब क्या हो जाएगा, P से A की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P से A की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसके आगे E1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपान क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डायरेक्शन P से A की तरफ, और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कहोगे। ठीक, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल गई है। E1 इक्वल टू कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन P से A की तरफ, और इसे आप क्या कहोगे, इक्वेशन फर्स्ट कहोगे। सेम वे में प्लस क्यू आवेश के कारण भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालोगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक, तो आप क्या कहोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या कहोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू, सेम वे में चार्ज भी सेम है Q और इसका डिस्टेंस भी सेम है, तो पॉइंट P पर सेम मिलेगा। जो E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वही सेम E2 के लिए भी मिलेगा। तो E2 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस से दूर, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, B से P की तरफ। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B से P की तरफ, B से P की तरफ, और इक्वेशन इसे आप सेकंड मानोगे। तो इस प्रकार से आपका दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E1 और E2 मिल गया है। और अब आपको इसके आगे E1 और E2 का रिजल्टेंट ज्ञात करना है, इनका परिणामी आपको ज्ञात करना है। परिणामी ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब आप उनका क्या करोगे, एडिशन लोगे, उन्हें जोड़ोगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका उनको घटाओगे, इस प्रकार से। परंतु अगर वो एंगल पर है तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मगर यहाँ पे जो E1 और E2 हैं दोनों क्या हैं, ना तो ये पैरेलल हैं और ना ही क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ना अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे और घटकों में योजित करना आपको आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को अगर देखना चाहें तो जो E1 था उसकी डायरेक्शन P से A की तरफ, क्या डायरेक्शन है, P से A की तरफ। ये आपका P पॉइंट हुआ, ये A पॉइंट हुआ, ठीक।
और आपका जो दूसरा वेक्टर है E2 उसकी डायरेक्शन है B से P की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। B से P का मतलब इधर ऊपर की तरफ। तो यहाँ कहीं आपका अगर पॉइंट B होगा तो जो दूसरा वेक्टर है वो इधर जाएगा आपका, ठीक, B से P की तरफ। ये आपका क्या हो गया E2 और ये क्या हो गया E1। तो ये ना तो सेम डायरेक्शन में और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनको सेम और अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो ये एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष ए बी के समांतर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ये क्या है, ए बी के पैरेलल। अगर इस एंगल को थीटा कहें तो ये भी कितना हो जाएगा, सममिति के कारण, सिमेट्री से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसका हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो थीटा जिधर कोण रहता है उधर कंपोनेंट क्या होता है, कास। तो E1 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या मिलेगा यहाँ पे, E1 कास थीटा, और E2 का भी क्या मिल जाएगा, E2 कास थीटा। तो इसके कास कंपोनेंट होंगे दोनों वेक्टरों के, E1 और E2 के, वो कास होंगे, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा। E1 का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, और इसी प्रकार से जो E2 का होगा वो नीचे की डायरेक्शन में E2 साइन थीटा हो जाएगा, E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हैं। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 का मान भी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 E2 के वैल्यू सेम है, साइन थीटा भी सेम है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः जो हमें रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी वो कास घटकों के योगफल से मिलेगी। यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, साइन घटक एक दूसरे के विपरीत हैं तथा परिमाण में बराबर हैं। साइन घटक एक दूसरे के विपरीत हैं तथा परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं। अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अतः जो हमें ई नेट मिलेगा, इसलिए जो ई नेट मिलेगा वो कास कंपोनेंट के योगफल से मिलेगा। तो E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। तो आप E1 के स्थान पे E2 या E2 के स्थान पे E1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, E2 को E1 कहा जा सकता है। तो E1 कास थीटा प्लस E1 कास थीटा, ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि समीकरण 1 और 2 में E1 और E2 का मान क्या है, बराबर है। दोनों को आप ऐड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 2E1 कास थीटा। वैल्यू आप रखेंगे 2E1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कास थीटा क्या होता है, अगर इस एंगल को आपने थीटा कहा, ऐसे ही तो बनाया गया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा और आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो L अपान कितना हो जाएगा, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2QL को P कहा जा सकता है। तो E का जो फार्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को आप क्या कहोगे, P कहोगे, और यहाँ पे जो इसकी पावर 1 है, और अंडर रूट को आप क्या कर सकते हो, 1/2 कहा जा सकता है। तो 1 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1 में अगर आप 1/2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2। और अगर हम L को छोड़ देते हैं, L को R के कंपेरिजन में छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर की पावर कितना बचेगा, 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पहले आपको क्या करना है,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 लिखना है, 3/2, और उसमें से आप एल को छोड़ देंगे। अगर एल आर की तुलना में बहुत कम है तो एल को आप निगलेक्ट कर दोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर का क्या बचेगा, क्यूब। तो पी अपान कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इसकी भी हो जाएगी। ठीक, तो डायरेक्शन जो आपकी हो जाएगी वो बी से ए की तरफ, रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी से ए की तरफ। तो अक्षीय स्थिति में कितना मिला था, 1/4πε0 2p/r³, और निरक्षीय में कितना मिला है, इसका जस्ट हाफ मिला है, 1/4πε0 p/r³। आप एक बार फिर से समझेंगे इस चीज को। आपको करना क्या था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आपने एक ए बी द्विध्रुव लिया, इस द्विध्रुव को आपने कहाँ पे रखा है, एयर या वैक्यूम में, निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। ए पर -q चार्ज है और बी पर कितना है, +q चार्ज है। इन आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। अगर ओ इनका मिड पॉइंट है तो ये AO की डिस्टेंस l होगी और OB की डिस्टेंस भी l होगी। इनके मिड पॉइंट से O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A से हमने P को मिलाया, B से भी हमने P को मिलाया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, अगर ये L है ये R है तो ये डिस्टेंस √r² + L² है। और सेम वे में ये भी कितना हो जाएगा, √r² + L²। किसी बिंदु आवेश के कारण R डिस्टेंस पे पॉइंट P आप जानते हैं 1/4πε0 q/r² होता है। इसके पहले इसको आपको डिराइव भी करवाया गया था। तो इस फार्मूले की सहायता से इस आवेश के कारण P पर आपने लिखा चार्ज यहाँ पे Q होगा और माइनस को आप निगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन का उपयोग केवल डायरेक्शन ज्ञात करने में किया जाता है, कैलकुलेशन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया E1 हो गया। और सेम वे में आप E2 का भी फार्मूला लिखोगे। और अब क्या करना है, E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से इस डायरेक्शन को हमने यहाँ पे अलग फिगर में दिखाया है, तो ये E1 की डायरेक्शन और ये E2 की डायरेक्शन, इनके बीच में हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया और इस एंगल को हमने क्या नाम दिया, थीटा और थीटा। अब इसके जो कास्ट कंपोनेंट होंगे वो सेम दिशाओं में मिल जाएंगे और साइन कंपोनेंट चूंकि इनका परिमाण बराबर है, E1 E2 बराबर है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप कह सकते हो कि E1 E2 बराबर है, इनके परिमाण बराबर हैं, इनकी दिशाएं विपरीत हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और जो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो कास्ट घटकों के योगफल से मिलेगा, अर्थात ई नेट कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 आपका बराबर हुआ तो यहाँ पे E2 के प्लेस से हमने E1 कह दिया, दोनों को ऐड कर लोगे 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान समीकरण 1 से आप रख सकते हो 1/4πε0 q/r² + L² और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। तो ये आधार L हुआ और इसका डायगोनल कितना हुआ, √r² + L², इसका कर्ण हो गया L/√r² + L², इसका कर्ण हो गया। इसमें पावर 1 है, ये पावर √ को 1/2 करोगे तो 1 + 1/2 का मतलब 3/2, और 3/2 में आप L को पहले R के कंपेयर में लेस करोगे तो आपका R² बचेगा, R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, R3। तो फाइनली आपका जो इक्वेटोरियल पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में जो सूत्र मिलेगा 1/4πε0 p/r³ और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B से A की दिशा में। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, शेष हम लोग इसके आगे की क्लास में बात करेंगे। तो आप आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।